हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज इस पावन दिवस पर आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनीष, आज से हम और आप मिलकर पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसे रटे नहीं, फैक्ट रटने की कोशिश न करें, बल्कि इस दौर में अपनी पकड़ को, अपनी समझ को मजबूत बनाएं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। और एक बात और, अगर आप जिंदगी में कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो अपनी नीयत को साफ रखो और मेहनत करते रहो। मेहनत पर बिलीव रखो। अगर मेहनत करते रहोगे तो आपके लिए मंजिल के सभी रास्ते हैं वो स्वतः ही खुल जाएंगे। और हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान, पॉलिटी का ज्ञान हमें इसलिए भी होना कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई प्रशासक बनेंगे, हमें पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, बल्कि इसके साथ यह भी जरूरी है कि पॉलिटी है वो, उससे हमें हमारे अधिकारों का ज्ञान होना भी चाहिए। इसकी हमें समझ भी होनी चाहिए ताकि कोई दूसरा हम पर शासन न कर सके या हमारे अधिकारों का हनन न कर सके। जैसे कि अगर आज महिलाओं को अगर कम मजदूरी मिलती है तो हम नीति निर्देशक तत्व है जिसमें अनुच्छेद 39 है, उसमें लिखा गया है कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, तो उसकी भी हम इस अधिकारों के माध्यम से मांग कर सकते हैं। मतलब इसकी हमें समझ भी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है ये हम देखते हैं। राजनीति विज्ञान शब्द को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। राज प्लस नीति प्लस विज्ञान। राज का अर्थ होता है शासन, नीति का अर्थ होता है व्यवस्था और विज्ञान का अर्थ होता है क्रमबद्ध ज्ञान, अर्थात छोटे से बड़े की ओर। राज का अर्थ होता है शासन, नीति का अर्थ होता है व्यवस्था और विज्ञान का अर्थ होता है क्रमबद्ध ज्ञान। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके परिभाषा भी लिख सकते हैं कि शासन करने की व्यवस्था के क्रमबद्ध ज्ञान को ही राजनीति विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान की परिभाषा हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान के बारे में हम देखते हैं। संविधान महज एक किताब नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर संविधान है क्या। संविधान वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों को कामकाज की शक्ति प्रदान की जाती है और उनका दायरा भी तय किया जाता है। जैसे देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरीके से काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये सब संविधान से तय होता है। मतलब आज देश में जो कुछ भी होता है वो संविधान के मुताबिक ही होता है। जैसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें, जैसे कि हमारे घर को चलाने के लिए भी कुछ कानून और नियमों की हमें उसकी पालना करनी पड़ती है। जैसे कि सुबह कब उठना है, रात को कब सोना है, किस समय खाना खाना है और किस समय खेलने जाना है और किसको कौन सा काम करना है, ये सब नियम के हिसाब से होते हैं। उसी प्रकार जिस तरह से घर को चलाने के लिए हमें नियमों को मानना पड़ता है, उसी प्रकार देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम और कायदे कानून की आवश्यकता होती है जिसको हमें मानना पड़ता है। और वो नियम और कायदे कानून है वो संविधान नामक ग्रंथ में लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं हमें संविधान की शाब्दिक परिभाषा की। संविधान की शाब्दिक परिभाषा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जनता द्वारा निर्मित कानून व नियमों का संकलन। जनता द्वारा निर्मित कानून व नियमों का संकलन जिसके माध्यम से किसी राज्य व देश की कानून व्यवस्था को चलाया जा सके। देश की कानून व्यवस्था का संचालन किया जा सके। जनता का अर्थ, यहां पर जनता का अर्थ है कि संविधान सभा जिसने संविधान नामक ग्रंथ का निर्माण किया। तो जनता द्वारा निर्मित कानून व नियमों का ऐसा संकलन जिसके माध्यम से किसी राज्य व देश की कानून व्यवस्था का संचालन किया जा सके उसे हम संविधान कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा की बात करते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान के प्रकार कितने हैं।
तो संविधान को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं, एक है लिखित संविधान और एक है अलिखित संविधान। संविधान है उसके दो प्रकार हैं, नंबर 1 लिखित संविधान और नंबर 2 है अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे हमारे भारत का जो संविधान है वो लिखा हुआ है, तो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है, और जो अलिखित संविधान है वो ब्रिटेन का है। लिखित शब्द का मतलब है जिसमें कानून व नियम है वो एक ग्रंथ यानी संविधान में लिखे हुए हैं, वो लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान का मतलब हो गया कि जैसे उसके कानून और नियम लिखे हुए नहीं है। जैसे कि बाहुबली मूवी में कहा जाता है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो इसी प्रकार इनका वचन ही इनका शासन है। और लिखित संविधान की बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका था, तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का था, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं यूएसए, जिसका बना था 1789 में 1789 में। सबसे पहले लिखित संविधान इसका था। और जो अलिखित संविधान है वो कानून वो लिखे हुए नहीं है, परंपराओं पर आधारित है, परंपराओं पर आधारित नियम है। इस प्रकार ये इसके दो भाग हो गए। इसके बाद हम इसके जनक की बात करते हैं। संविधान के जनक है वो दो को माना जाता है, एक है अरस्तु और एक है हेनरी मैन। अरस्तु है उसको हम राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और संविधान का जनक है वो हेनरी मैन को माना जाता है। संविधान का जनक हेनरी मैन को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु और संविधान का जनक हेनरी मैन है। और कभी प्रश्न में पूछा भी जाता है कि सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया था हेनरी मैन ने। इसके बाद एक दो और छोटे से प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप, आज भारत जिस महाद्वीप में स्थित है उसका नाम है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है? एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम लिखित संविधान है जापान का, वो बना था 1860 में। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप का सर्वप्रथम लिखित बड़ा संविधान किस देश का है, तो बड़ा संविधान लिखित देश है वो हमारे देश भारत का है। और सबसे नवीन संविधान किस देश का है? सबसे लेटेस्ट संविधान है वो, सबसे नवीन है वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल का, जो बना था 20 सितंबर 2015 को बनकर तैयार हुआ था। इस प्रकार ये संविधान की सामान्य सी जानकारी है। बाकी की जानकारी को हम आगे संविधान की विशेषताओं में पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा का अर्थ हुआ मतलब जो संविधान निर्माण के लिए लोग जो एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे संविधान के निर्माण के लिए, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा परिभाषा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वह सभा जिसने संविधान नामक विशाल दस्तावेज का निर्माण किया उसे हम संविधान सभा कहते हैं। अब संविधान सभा की मांग है वो लंबे समय से चली आ रही थी। सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी 1895 में। मांग करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक एक समाज सुधारक थे और एक शिक्षक थे और एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सेनानी रह चुके थे बाल गंगाधर तिलक। और अंग्रेजों द्वारा इन्हें भारतीय शांति का जनक भी इसको कहा था। बाकी की जानकारी हम आगे व्यक्तित्व में पढ़ेंगे तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। और बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश प्रांत के अधीन भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की थी और इनकी मांग को ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया था। तो इसके बाद 1922 में एक व्यक्ति और मांग करता है, उसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा भी संविधान सभा की मांग की जाती है। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का राजनीतिक
जो संविधान है वो भारतीय स्वयं बनाएंगे, भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय लोग स्वयं तय करेंगे। तो इनकी मांग को भी ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया। फिर आता है 1924 में एक दल आता है जिसका नाम है स्वराज दल। स्वराज दल के नेता मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग की थी, और उसके बाद मांग की थी 1934 में एमएन रॉय ने, मानवेंद्रनाथ रॉय ने भी संविधान सभा की मांग की थी। तो इस प्रकार संविधान सभा की मांग है वो लंबे समय से चली आ रही थी, और अंग्रेज और ब्रिटिश है ना वो हर बार इस मांग को ठुकराते आ रहे थे। आखिर में 1939 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में यह तय होता है कि हम 1939 में कांग्रेस यह तय करते हैं कि हम अपना खुद का एक संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। तो इस प्रकार 1940 में अंग्रेज स्वीकार कर लेते हैं कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी और उसके निर्माता भारतीय स्वयं होंगे। इस प्रकार 1940 में उन्होंने यह मांग अंग्रेजों ने स्वीकार कर ली थी। उसके बाद तारीख आती है 1942 की। 1942 में क्या होता है, भारत में एक मिशन आता है, उस मिशन का नाम है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में संविधान निर्माण के लिए आते हैं, और ये जो योजना को प्रस्तुत करते हैं उसे हम नाम देते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। उन्होंने जो योजनाएं प्रस्तुत की उसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव, और इसके अध्यक्ष हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स, वो इसके अध्यक्ष हैं। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष हैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स। लेकिन इनकी जो योजनाएं थी उसको भारतीय लोग इस योजना से संतुष्ट नहीं हुए थे, तो उन्होंने इस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और यह भारत में क्रिप्स मिशन असफल रहा। और इसके विरोध में 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। क्रिप्स मिशन के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और गांधी जी ने इस मिशन के बारे में एक कथन भी कहा, यह मिशन है शायद दिवालिया, गांधी जी ने इस मिशन के बारे में कहा कि यह मिशन एक दिवालिया बैंक के चेक की संख्या दी थी, दिवालिया बैंक के चेक की संख्या दी थी। इसके बाद यह असफल होता है, तो ब्रिटिश सरकार एक और मिशन भारत में संविधान निर्माण के लिए भेजते हैं। उस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान निर्माण था उसकी पृष्ठभूमि की योजना कौन सी थी, उसकी योजना है कैबिनेट मिशन योजना। यह भारत में आई थी कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा इन 3 सदस्यों को भारत में संवैधानिक समस्या का समाधान करने के लिए इस मिशन को भारत में भेजा गया था, जिसके 3 सदस्य थे। नंबर 1 पर इसके अध्यक्ष हैं सर पैथिक लोरेस इसके अध्यक्ष हैं, और एक जो क्रिप्स मिशन में आए थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स भी इसके सदस्य थे, और एक थे एवी अलेक्जेंडर। इस प्रकार 3 सदस्य भारत में आए थे। इन्होंने भारत में संविधान सभा के लिए संविधान में चुनाव कराने की योजनाएं बनाई थी, जो पूरे भारत में से उन्होंने 389 सीटों का निर्धारण किया था। 389 सदस्यों को संविधान निर्माण के लिए आमंत्रित किया था। अब आप सोच सकते हैं कि 389 सीटें क्यों बनाई, 390 बना सकते थे, 400 भी कर सकते थे, 420 भी कर सकते थे। लेकिन इसके पीछे कारण यह है कि उस समय जिस समय कैबिनेट मिशन भारत में आया था उस समय भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़। तो एक सदस्य है वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो उसके हिसाब से 389 सीटों का निर्धारण किया गया। और ये सीटें भी 2 प्रकार से बंटी हुई थी। नंबर 1 ब्रिटिश प्रांत के अधीन सीटें, और नंबर 2 जो वो देसी रियासतों वाली सीटें, देसी रियासतों की सीटें। ब्रिटिश प्रांत या राज्य, प्रांत का दूसरा नाम राज्य है। इसका अर्थ यह होता है कि वह राज्य या प्रांत जिस पर सीधा अंग्रेजों का अधिकार होता है, जिस पर शासन सीधा ब्रिटिश सरकार करती है। और देसी रियासतों का अर्थ होता है वह विशेष स्थान जिस पर शासन है वो स्थानीय राजा महाराजाओं द्वारा किया जाता है, उसे देसी रियासत कहते हैं। तो ब्रिटिश प्रांत के लिए सीटें थी 296 और देसी रियासतों के लिए सीटें थी 93। और
अब ये प्रश्न ये भी कभी कभार पूछा जाता है कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे क्या वो मनोनीत थे, निर्वाचित थे या नियुक्त थे। तो संविधान सभा के जो 296 सीटें हैं वो तो थी निर्वाचित, और जो ये 93 सीटें हैं वो थी मनोनीत। अब निर्वाचित का अर्थ क्या होता है? निर्वाचित का अर्थ होता है जनता द्वारा मतदान के आधार पर जिन सदस्य का चुनाव होता है उसे निर्वाचित कहते हैं। मतलब वोट देकर जिस सदस्य का चुनाव किया जाता है उसे निर्वाचित कहते हैं। और मनोनीत का अर्थ होता है कि अपनी पसंद के आधार पर राजा महाराजा जिस सदस्य को उठाकर संविधान सभा में बैठा दिया जाता था वो मनोनीत था। मतलब जिस प्रकार आज संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा के अंदर भी 2 सीटें हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा उन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है अपनी इच्छा से, और जो राज्यसभा में 12 सदस्य हैं उनका भी मनोनयन किया जाता है अपनी विशेष योग्यता के आधार पर। तो मनोनीत और निर्वाचित 296 सीटें निर्वाचित और 93 मनोनीत सदस्य थे। उसके बाद 296 सीटें भी ये 2 भागों में बंटी थी, जिसमें से एक है 292 सीटें और एक है 4 सीटें। 292 सीटें तो थी ब्रिटिश राज्य से और 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। चीफ कमिश्नर क्षेत्र का अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार भारत में आज 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसी प्रकार पहले 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करते थे जो सीधे केंद्र के अधीन हुआ करते थे। तो 4 कौन कौन से थे? जिसमें से नंबर 1 है हमारा दिल्ली, वर्तमान वाला दिल्ली, और नंबर 2 है अजमेर मेरवाड़ा जो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिला दिया गया। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के अंदर। नंबर 3 है कुर्ग आज वर्तमान में कर्नाटक में है। और नंबर 4 है बलूचिस्तान जो भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। इस प्रकार इन सीटों का निर्धारण हुआ। उसके बाद इनकी चुनाव, इन 296 सीटों पर चुनाव होता है। ये सीटें तो कैबिनेट मिशन ने इन सीटों को बंटवारा कर दिया था संविधान निर्माण के लिए। उसके बाद चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि जब सीटें 389 थी तो चुनाव 296 सीटों पर ही क्यों हुआ? तो इसमें क्या, जो 93 देशी रियासत थी उन्होंने अपने इस संविधान सभा में भाग नहीं लिए। उन्होंने अपने आप को संविधान सभा से दूर रखा। उन्होंने कहा हम हमारे यहीं पर शासन करेंगे, संविधान सभा में हम भाग नहीं लेंगे। तो पीछे बची 296 सीटें, उन पर चुनाव होता है। इसमें 296 सीटें 3 प्रमुख भागों में बांटी गई थी, जिसमें उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको मिली थी 208 सीटें। और दूसरी बड़ी पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसको 73 सीटें और अन्य को मिली थी 15। इस प्रकार 296 सीटों पर चुनाव होता है। तो ये लिख लीजिए। इसके बाद ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 थी, जिसमें प्रमुख है हंसाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की, और इसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने वाली प्रथम अध्यक्ष थी। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल, संविधान सभा में जाने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य है। उसके बाद ये प्रश्न ये भी आता है कि संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य चुने गए थे? तो राजस्थान से 15 सदस्य चुने गए थे, जिसमें 14 तो थे ब्रिटिश प्रांत के राज्य और एक था अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र। इस प्रकार इन सीटों का निर्धारण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा की बैठकें, कार्य प्रणाली की। संविधान सभा की कार्य प्रणालियां। तो इसकी प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर
1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। मतलब संविधान निर्माण के लिए सदस्य हैं वो एक जगह एकत्रित होते हैं संविधान बनाने के लिए, लेकिन प्रथम बैठक है वो इसकी अध्यक्षता की थी हमारे अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में प्रथम संविधान बैठक में चुने गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुनने के पीछे कारण यह था कि उस पूरी संविधान सभा के जितने सदस्य थे उसमें से सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। फिर मुस्लिम लीग ने क्या करते हैं, इस प्रथम संविधान बैठक का बहिष्कार करते हैं। ये कहते हैं हमारे लिए हम अलग पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग करते हैं। तो जब मुस्लिम लीग इस संविधान सभा में भाग नहीं लेते हैं तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेट चर्चिल कहते हैं कि मुस्लिम लीग के बिना इस संविधान सभा की प्रथम बैठक ऐसी लग रही है कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। उनका एक कथन है इस प्रथम बैठक के बारे में। इसके बाद इसकी दूसरी बैठक होती है 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को। इसके हैं वो स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं और इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है H.C. मुखर्जी। जिनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और इसमें एक संवैधानिक सलाहकार भी होते हैं, इनका नाम है B.N. राव, जिनका पूरा नाम है बिनेगल नरसिंह राव। और संवैधानिक सलाहकार का अर्थ होता है मतलब जो कानून विशेषज्ञ थे वो B.N. राव थे। इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। यह महत्वपूर्ण बैठक होती है क्योंकि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसमें उद्देश्य प्रस्ताव है वो रखा जाता है और उद्देश्य प्रस्ताव के पास होने के बाद ही संविधान का निर्माण कार्य है वो शुरू होता है। और जो आज की हमारी प्रस्तावना है हम भारत के लोग, उसका आधार उद्देश्य प्रस्ताव ही है। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा में वाचन की। संविधान सभा में 3 वाचन होते हैं। वाचन का अर्थ होता है कि संविधान निर्माण के दौरान जो गलतियां थी उनको सुधारा गया और जो कुछ चीजें थी उनको जोड़ा भी गया। मतदान के आधार पर लोगों के तर्क वितर्क उनके सुझाव भी लिए गए थे। तो इसमें प्रथम वाचन होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक इनका प्रथम वाचन चलता है। और दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ये 3 वाचन होते हैं पूरे संविधान निर्माण के दौरान। इसके बाद हम बात करते हैं, एक सदस्य आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर दोस्तों, शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि प्रारंभिक बैठकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई विशेष योगदान नहीं मिलता, लेकिन हम जानते हैं कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है तथा इनको संविधान का जनक और जननी भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक स्थिति को। शुरू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ते हैं। बॉम्बे से संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बॉम्बे से संविधान सभा का चुनाव हार जाते हैं। तो इसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से पश्चिम बंगाल में संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ते हैं और मुस्लिम लीग की सहायता से पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगस्त 1947 की तस्वीर हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि उस समय भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल के जिस क्षेत्र से जीत कर आए थे उसका नाम था जयसुर कुलना। जयसुर कुलना है वो भारत बंटवारे के समय पाकिस्तान में चला जाता है, जिसे आज हम पूर्वी पाकिस्तान
या बांग्लादेश भी कहते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर की सीट है वो खाली हो जाती है। इसके बाद हमारे जो हमने पीछे पढ़ा था संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उनके द्वारा जब राजेंद्र प्रसाद को कहा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान है वो संविधान निर्माण के दौरान बहुत ही जरूरी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे के पीएम BG खेर के द्वारा, उस समय पहले पीएम का पद हुआ करता था, BG खेर के द्वारा कहा जाएगा तो BG खेर है वो बॉम्बे से एक सीट को रिक्त कराएंगे तथा भीमराव अम्बेडकर को संविधान के लिए चुनाव लड़ाकर उनको जिताया जाएगा। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है संविधान सभा में चुनाव के दौरान आते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से थे। ऑप्शन आता है बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, मद्रास या उड़ीसा। तो अगर बॉम्बे और पश्चिम बंगाल दोनों ऑप्शन आए तो हमें बॉम्बे से ही करना है, क्योंकि जो उन्होंने संविधान बनाया था उनकी सीट बॉम्बे ही थी। अब हम बात करते हैं संविधान के प्रारूप की। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का सबसे पहले प्रारूप किसने तैयार किया था। प्रारूप का अर्थ होता है प्राथमिक रूप, किसने तैयार किया था, तो वो थे BN राव। BN राव भारत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले भारत के प्रथम जज भी ये BN राव थे। और उसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा BN राव के बाद इस संविधान की हम सामान्य सी जानकारी जो आपको मालूम होगी। हम देखते हैं कि संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा। तो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसमें कुल समय लगा। संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए, और कुल अधिवेशन की बात करें तो कुल अधिवेशन 12 हुए थे संविधान निर्माण के दौरान, और कुल बैठकें हुई थी 165। अधिवेशन का अर्थ होता है जो बड़ी बैठकें होती हैं जिसका निश्चित समय होता है, उसके दौरान वो विचार विमर्श किया जाता है। और जो बैठकें होती हैं वो छोटे समय के लिए स्थित सभा होती है। तो बड़े जो अधिवेशन बड़ी बैठकें हुई थी वो 12 थी, और छोटी बैठकें उसमें सभी मिलाकर 165 होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान में कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान में कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, और संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान में प्रथम हस्ताक्षर किए थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम हस्ताक्षर किया, और सबसे अंतिम हस्ताक्षर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसमें अंतिम हस्ताक्षर किया जाता है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, वो भी इसी दिन अपनाया जाता है। और राष्ट्रीय गीत भी वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, वो भी 24 जनवरी को अपनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जिस समय संविधान बना था उसमें कुल अनुच्छेद कितने थे। तो उस समय कुल अनुच्छेद थे 395, और अनुसूचियां उस समय थी कुल 8 अनुसूचियां थी। और एक तारीख और आती है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 इस दिन हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसको अपनाया गया था, और इसका डिजाइन तय किया था आंध्र प्रदेश के पंडित पीगली वेंकैया द्वारा। इसका डिजाइन तय किया गया, और इसका साइज रखा गया 3:2 इसका साइज रखा गया था। और इसके मध्य जो एक 24 तीलियों का चक्र है वो अशोक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके बाद हम और थोड़े और तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि संविधान लागू हो गया था, संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान वो आंशिक रूप से लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इस दिन 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, जिसमें प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति की शपथ, संसद, नागरिकता आदि ये
अनुच्छेद है वो इस दिन लागू हो गए थे। बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए थे। अब एक बात यह है कि जब हमारा संविधान 25 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक महत्व है। कांग्रेस लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन 1929 में हुआ था। उसमें उन्होंने तय किया था कि आने वाले प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चूंकि हम जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया था, तो इस प्रकार 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। लेकिन संवैधानिक निर्माताओं ने सोचा कि इस 26 जनवरी की तारीख की महत्वता कम न हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया था। इस दिन 26 जनवरी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था सभी अनुच्छेदों के साथ, और इसी के साथ भारत है वो गणराज्य बन जाता है। तो ये सब संविधान के बारे में सामान्य सी जानकारी थी। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।